हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसी हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है और अपनी स्टडी को अच्छी तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का यानी कि 22 मार्च का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक डे से शुरुआत करेंगे हम लोग आज के लेक्चर की। तो डे है वर्ल्ड वाटर डे। वर्ल्ड वाटर डे जो है हर साल हम 22 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि ग्राउंड लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे पानी जो है उसकी कमी देखने को मिल रही है। स्पेशली जो फ्रेश वाटर है, आज के टाइम में फ्रेश वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम संख्या में है। क्लियर? तो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ के कारण बहुत ज़्यादा जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो कम हो रहा है। तो इस डे का पर्पस यही है कि कैसे हमने फ्रेश वाटर की इंपॉर्टेंस को जाना है। आज के टाइम में 70% जो अर्थ पे पानी है, ठीक है, यानी कि 70% जो पानी है अर्थ कवर पे आपको देखने को मिलता है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 90% जो है वो क्या रहता है आपका ओशन वाटर है। बाकी 10% आप देख सकते हैं यानी 97% सॉल्टी वाटर है और बाकी जो 3% बचा है वो ग्राउंड लेवल यानी कि पीने लायक पानी है। क्लियर? यहाँ पे सस्टेनेबल मैनेजमेंट की बात की गई है कि कैसे हमने मैनेज करके चलना है, यानी कि पानी को कैसे हमने सेव करना है, क्योंकि आज के टाइम में बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या करते हैं, पानी को वेस्ट करते रहते हैं। क्लियर? जहाँ पे मतलब भी नहीं है वहाँ भी पानी फेंकते रहते हैं। तो उनको आज के टाइम में पानी की क्या अहमियत है ये चीज़ के बारे में नहीं पता है, क्योंकि आने वाले टाइम में ग्राउंड वाटर टेबल जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होने वाला है। ठीक है? तो फोकस किया गया है थीम से, यानी कि 2020 में ये फोकस किया गया है कि ग्राउंड वाटर जो है उसको कैसे हमने रिस्टोर करना है और जो इम्पैक्ट जो पड़ेगा आने वाले टाइम में उससे कैसे हमने जो है टैकल करके चलना है। थीम 2022 की ये आप लोगों ने याद रखनी है, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल एंड विजिबल। क्लियर? तो ये जो है चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है, थीम याद रखनी है पर्टिकुलरली, और साथ ही साथ इसको कब सेलिब्रेट किया जाता है ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात की जा रही है, महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल। हाल ही मैंने ये डिस्कस भी किया था लास्ट 2 डेज पहले। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल एक पार्क यहाँ पे इनोग्रेट किया गया है। कहाँ पे किया गया है? ये मेडागास्कर में किया गया है। मेडागास्कर कहाँ पे है ये हम लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको मेडागास्कर देखने को मिलेगा इंडियन ओशियन रीजन में। आपको मेडागास्कर एक आइलैंड कंट्री है, यहाँ पे सिचुएटेड है इंडियन ओशियन रीजन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेडागास्कर, यहाँ पे मॉरिशस है, रीयूनियन आइलैंड है, ठीक है, शेल्सियस है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट देख सकते हैं। इंडिया के संदर्भ में देखें तो ये हमारी कंट्री है, तो यहाँ पे आपको मेडागास्कर आइलैंड कंट्री देखने को मिलती है। तो मैंने जो डिस्कस किया था वो छोटी सी न्यूज़ थी, आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, बैकग्राउंड प्लस यहाँ पे जानेंगे और आप लोगों का हिस्ट्री का जो पार्ट है वो भी कवर हो जाएगा। महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल जो है ये अनवील किया गया मेडागास्कर में और आज़ादी का अमृत महोत्सव यहाँ पे सेलिब्रेट करने की बात की गई। ग्रीन का मतलब है प्लैक्यू। प्लैक्यू यानी कि शांति, स्टोन और मेटल, शांत पीस ऑफ स्टोन ऑफ मेटल। क्लियर? यानी कि शांति की बात यहाँ पे की जा रही है। ग्रीन कलर मतलब आपको पता है कि शांति का प्रतीक रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो बात की जा रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, कि कैसे हमने अपने एनवायरनमेंट को सेव करना है। और इसी के साथ महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल जो पार्क रखा गया है, महात्मा गांधी जी को ट्रिब्यूट दी गई है इसके तहत, क्योंकि महात्मा गांधी जी के द्वारा साउथ अफ्रीका में एक मूवमेंट चलाया गया था, अपार्थाइड मूवमेंट जो था, ठीक है, रंग भेद की जो नीति थी। क्लियर? मेडागास्कर जो है काफ़ी ज़्यादा लार्ज डायस्पोरा रहा इंडियन स्टेट ऑफ गुजरात, और इसी के साथ ग्रीन ट्रायंगल जो नेम रखा गया है महात्मा गांधी जी के नाम पे रखा गया है, क्योंकि यहाँ पे पोरबंदर जो गुजरात है वहाँ से ये निकल के आते हैं। और यहाँ पे जो बात की गई है, अनवील जो किया गया मेडागास्कर के जो कैपिटल रीजन है एंटाना रिवो। तो यहाँ पे मेडागास्कर की कैपिटल भी आप लोगों ने याद रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ की फैक्ट्स रिलेटेड टू महात्मा गांधी जी। तो यहाँ पे आपका हिस्ट्री का पार्ट जो है वो कवर होगा। बर्थ की अगर बात करें, महात्मा गांधी जी का जो बर्थ है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ, पोरबंदर गुजरात में। और इसी दिन हम लोग गांधी जयंती भी सेलिब्रेट करते हैं और नॉन वायलेंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। और इसके अलावा देखिए तो इनका जो प्रोफेशन था, यानी कि लॉयर थे, पॉलिटिशियन थे, सोशल एक्टिविस्ट थे, राइटर थे ये, और एक काफ़ी बेहतरीन लीडर के तौर पे ये निकल के आए नेशनल मूवमेंट में अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं सत्याग्रह जो मूवमेंट किए गए इनके द्वारा। साउथ अफ्रीका में 1893 से 1915 तक यहाँ पे
जो सत्याग्रह चलाया गया, मास एजिटेशन था, जो अपाथर्ड मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिला था, तो इसको सत्याग्रह के नाम से जाना गया। फिर ये 1915 में 9 जनवरी को साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए और इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं प्रवासी भारतीय दिवस। तो प्रवासी भारतीय दिवस जो है इस साल जो सेलिब्रेट किया गया, कहाँ पे किया गया, ये आप लोगों ने बताना है। महात्मा गांधी जी के द्वारा ये माना गया कि धर्म जो है, धर्म ऑफ नॉन वायलेंस, यानी कि बिना वायलेंस के हम लोगों ने क्या आज़ादी प्राप्त करनी है, ठीक है, और यूनाइट करना है ऑल इंडियंस को। 1917 में इनके द्वारा चंपारण सत्याग्रह किया गया बिहार में, और पीजेंट जो किसान थे, ठीक है, उनके द्वारा जो स्ट्रगल किया गया था प्लांटेशन सिस्टम में, तो इनके द्वारा उनकी मदद की गई। 1919 में इनके द्वारा डिसाइड किया गया कि ये लॉन्च करेंगे नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट जो रॉलेट एक्ट था 1919 का। क्लियर। तो यहाँ पे आपको 1919 में जलियांवाला बाग मैसेकर भी देखने को मिला। अब बात करते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के, जो 1920 और 22 तक चला। कलकत्ता सेशन जब हो रहा था कांग्रेस का सितंबर 1920 में, वहाँ पे जो लीडर्स थे, ठीक है, उनको लगा कि हमें स्टार्ट करना चाहिए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, और सपोर्ट किया इनके द्वारा खिलाफत मूवमेंट को, एज वेल एज किसको, स्वराज को, ठीक है, पूर्ण आज़ादी की मांग की गई। सॉल्ट मार्च एंड सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट जो है सेवरल ईयर्स तक चला आफ्टर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब एंड हुआ। महात्मा गांधी जी के द्वारा फोकस दिया गया कि कैसे हमने सोशल रिफॉर्म लेके आने हैं। 1930 में गांधी जी के द्वारा डिक्लेयर किया गया सॉल्ट मार्च, ठीक है। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करें, आउटब्रेक जब हुआ वर्ल्ड वॉर सेकेंड का टाइम ड्यूरेशन भी आप लोगों ने याद रखना है, 1913 से 45 तक। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का ड्यूरेशन बात करें तो 1914 से 1918 तक। नेशनलिस्ट स्ट्रगल था हमारी कंट्री में, और ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशियल फेस के तौर पे निकल के आया। सोशल वर्क की बात करें तो अनटचेबिलिटीज़ की काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रही थी प्रथा, ठीक है, छुआछूत की। तो उनको नाम दिया गया हरिजन, मीनिंग चिल्ड्रन ऑफ गॉड, यानी कि भगवान के ही बच्चे हैं। तो क्या, क्यों अनटचेबिलिटी की ये जो प्रक्रिया चल रही थी उसको क्या करना है, ख़त्म करना है हम लोगों ने, ठीक है। सितंबर 1932 में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के द्वारा नेगोशिएट किया गया पूना पैक्ट पे विद महात्मा गांधी जी के साथ। सिंबल्स ऑफ रिसाइलेंस की बात करें, यहाँ पे स्पिनिंग व्हील यानी कि जो चरखा ये चलाते थे उसको क्या बोला जाता था, सिंबल ऑफ रिसाइलेंस, यानी कि पॉपुलर सिंबल था इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट का। इनके द्वारा बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई, जैसे हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है, प्लीज़ इसको जाके ज़रूर पढ़िएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, तो इसको पढ़िएगा। इनके द्वारा जो जो लाइफ में गलतियाँ की गई वो भी मेंशन कर रखी हैं बुक्स में, ठीक है। अगर डेथ की बात करें तो नथुराम गोडसे के द्वारा गोली मार दी गई थी 30 जनवरी को 1948 में, और हम 30 जनवरी को मार्टर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में डाउट को ज़रूर शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। क्यों? क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान जो है, उसको ट्रांसलेट करने की बात की जा रही है ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट में। फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिल रहा है आपके सामने। ओल्ड ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे, और इसको ओल्ड चेमर भी बोला जाता है, ओल्ड चिकी ओल बोला जाता है। सम टाइम इसको सेंथाली अल्फ़ाबेट के नाम से जाना जाता है। आखिर ये ट्रांसलेट करना क्यों इन्होंने सोचा, ठीक है, हमारे जो यहाँ पे पॉलिटिशियंस की जो बात की जा रही है, इनके द्वारा क्यों ऐसा सोचा गया, क्योंकि संथाली जो लैंग्वेज है ये ट्राइबल्स की लैंग्वेज है, ठीक है, संथाल ट्राइबल्स जो हैं, ताकि वो भी हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं, या फिर हमारे राइट्स क्या हैं, हमारी ड्यूटीज़ क्या हैं, उनको भी पता चल सके। इसलिए ये जो है ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट में इसको ट्रांसफ़र करने की बात की जा रही है। ऑफिशियल राइटिंग सिस्टम जो है संथाली ओस्ट्रोस्टैटिक लैंग्वेज रिकॉग्नाइज की गई थी एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करें, टोटल आपको 12 शेड्यूल्स देखने को मिलते हैं। उन 12 शेड्यूल्स में आपको 8th शेड्यूल जो है उसमें जो बात की जा रही है 22 लैंग्वेजेस की। तो यहाँ पे जो मेन पॉइंट जो निकल के आता है संथाली, ठीक है, संथाली जो यहाँ पे आपको लैंग्वेज देखने को मिल रही है। उसके अलावा यहाँ पे बात करें ओरिजिनली कितनी लैंग्वेजेस थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ओरिजिनली 14 थी, फिर बाद में अमेंडमेंट करके यहाँ पे जो लैंग्वेजेस हैं उनको ऐड किया गया। 8th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का इसमें कंसिस्ट करती हैं आज के टाइम में टोटल 22 लैंग्वेजेस, जैसे असामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृति,
सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, ठीक है, मैथिली एंड डोगरी। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं संथाली लैंग्वेजेस की। सिंधी की अगर बात करें, इसको कौन से अमेंडमेंट के तहत ऐड किया गया? 21st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1967 के तहत ऐड किया गया। अगर कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली की बात करें तो 71st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत ऐड ऑन किया गया। बोडो, डोगरी, मैथिली एंड संथाली, तो इसको ऐड किया गया 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि अभी ये हाल ही में न्यूज़ में है। ओडिया जो है उसको ओडिया रीनेम किया गया 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में। इंग्लिश जो है इज़ नॉट अ लैंग्वेज लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये आप लोगों को याद रखना है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करें, सिग्निफिकेंस देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है स्पेशल प्रोविजंस रखे गए हैं, स्पेशली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड। शेड्यूल जो फर्स्ट फिफ्थ है और शेड्यूल सिक्स्थ जो है, ठीक है, तो इसमें शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स जो एरियाज हैं उसके बारे में बात की गई है। ट्रांसलेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का इस लैंग्वेज में, ओल्ड चिकी स्क्रिप्ट में, ये काफ़ी यूज़फुल रहेगा और डीपर अंडरस्टैंड कर पाएंगे जो सेंथर ट्राइबल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज, पावर्स, कम्युनिटी फंडामेंटल राइट्स हो गया, ठीक है। रीडर लाइक हैम्ब्रम, हैम्ब्रम क्या है? ये सरनेम है, कॉमनली जो यूज़ किया जाता है संथाल ट्राइबल्स के द्वारा। आदिवासी स्कॉलर्स जो हैं, ठीक है, तो आर्टिकल 21 जो है यहाँ पे शेड्यूल फिफ्थ और शेड्यूल सिक्स्थ के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारी चीज़ें रखी गई हैं कि क्या क्या राइट्स हैं ट्राइबल पीपल्स के। 2003 में 92nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत संथाली लैंग्वेज को एज ए शेड्यूल लैंग्वेज बनाया गया। क्लियर? तो एट्थ शेड्यूल की बात यहाँ पे की गई है। लिस्ट में रखा गया एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज बोडो, डोगरी एंड मैथिली लैंग्वेजेस को भी। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ऑब्लिगेट किया गया कि जो डेवलपमेंट है स्पेशली संथाली लैंग्वेज का, ताकि हम बच्चे जो हैं वो स्कूल लेवल एग्जामिनेशन दे सकें, एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकें पब्लिक सर्विसेज जॉब्स में, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो लैंग्वेज से रिलेटेड। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011 के हिसाब से 70 लाख पीपल जो है वो बोलते हैं सिंथाली लैंग्वेज अक्रॉस द कंट्री। बट जोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से देखें, इट्स नॉट लिमिटेड टू इंडिया। कम्युनिटी जो है ये बांग्लादेश में भी देखने को मिलती है, भूटान में भी और नेपाल में भी, यानी कि सिर्फ हमारी कंट्री में ही नहीं सिंथाली लैंग्वेज बोलने वाली कम्युनिटी है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल में भी सिंथाली लैंग्वेज बोलने वाली कम्युनिटी पाई जाती है। संथाल जो ये लार्जेस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब है झारखंड, और पॉपुलेशन पाई जाती है अनदर स्टेट्स में भी, असम, त्रिपुरा, बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में भी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। इसके अलावा एट्थ शेड्यूल की बात करें जो मैंने आपको पहले समझा दिया, तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस इसमें रखी गई हैं रिपब्लिक ऑफ इंडिया की, ठीक है। पार्ट यहाँ पे याद रखिएगा, पार्ट 17 है, शेड्यूल 8 है। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील करता है ऑफिशियल लैंग्वेज आर्टिकल 343 से लेके 351 तक। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस रखे गए हैं रिलेटेड 8 शेड्यूल। आर्टिकल 344 क्लोज फर्स्ट की अगर बात करें, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कमीशन के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं? एक्सपायरेशन कर सकते हैं 5 ईयर्स के बाद, ठीक है। तो उसी के अलावा यहाँ पे आर्टिकल 351 की बात करें तो यहाँ पे हिंदी लैंग्वेज की बात की गई है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंटरनेशनल लेवल पे मदर टंग लैंग्वेज डे सेलिब्रेट किया जाता है, और यहाँ पे याद रखिएगा ये क्वेश्चन भी पूछा गया था कि किसके द्वारा डिक्लेयर किया गया है इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, तो वो है यूनेस्को के द्वारा, ठीक है। तो 21 फरवरी को हम हर साल इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेट करते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट चला था कि बांग्ला लैंग्वेज को क्या करना है, शेड्यूल लैंग्वेज बनाना है, तो पाकिस्तान की जो असेंबली थी वहाँ पर ये सारी चीज़ें रखी गई थी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है हिमालयन ग्रिफॉन के बारे में। हिमालयन ग्रिफॉन क्या है? तो रिसेंटली ही ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि हिमालयन ग्रिफॉन जो है पॉइजनिंग के कारण कई सारे जो हिमालयन ग्रिफॉन्स हैं तो इनकी डेथ हुई। यानी कि वल्चर, वल्चर यानी कि जिसको हम गिद्ध बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो वेस्ट होता है, कूड़ा करकट होता है, तो उसको क्या करते हैं, ये वो खाते हैं, ठीक है, ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड ही हैं, तो ये क्लीन करने का काम करते हैं। इसके अलावा मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी पारसी से रिलेटेड। जैसे हिंदुज़म में, क्रिश्चियंस में, मुस्लिम्स में, जैसे हिंदुज़म में जलाया जाता है डेड बॉडी को, मुस्लिम और क्रिश्चियंस में दफनाया जाता है।
तो पारसीज में क्या रहता है, टावर ऑफ साइलेंस नाम का एक टावर होता है, ठीक है, एक मतलब बड़ा सा होता है। तो मैंने ये चीज़ समझाई भी थी कि डेड बॉडी को वहाँ पे जाके रख लेते हैं, तो वल्चर क्या करते हैं, उस बॉडी को खाते हैं, ठीक है। तो ये उनके पारसीज के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं ये। हिमालयन ग्रिफोन वल्चर जो हैं, इनको गैप्स हिमालयनेसिस भी बोला जाता है। ओल्ड वर्ल्ड वल्चर हैं, वल्चर फैमिली से निकल के आते हैं ये, स्पेशली जो ओल्ड वर्ल्ड वल्चर हैं ये एसी एस्पीटेरिडी फैमिली से निकल के आते हैं। इसमें ईगल भी है, काइट्स भी है, बुजर्ड्स भी है एंड हॉक्स भी है। क्लोजली रिलेटेड है ये यूरोपियन ग्रिफॉन वल्चर जी फेल्विस से। वल्चर जो है ये टिपिकली वल्चर जो इनको बोला गया है, ब्लैड वाइट हेड होता है इनका, यहाँ पे आप देख सकते हैं। वेरी ब्रॉड विंग्स होते हैं, शॉर्ट टेल फीदर्स रहती हैं, वाइट नेक, रफ एंड येलो बिल्स होता है। और यहाँ पे देख सकते हैं विटिश बॉडी रहती है, विंग कवर्ड्स होते हैं, कॉन्ट्रास्ट डार्क फ्लाइट फीदर्स रहते हैं। प्रोटेक्शन स्टेटस की अगर बात करें इनकी, आईयूसीएन की रेड लिस्ट में नियर थ्रेटेड में इसको रखा गया है। हिमालयन वर्चर मोस्टली हिमालय रीजन के जो तिब्बत प्लेट्यू वाला रीजन है, स्पेशली उसमें हमारी कंट्री भी आ जाती है, नेपाल, भूटान और सेंट्रल चाइना एंड मंगोलिया रीजन भी यहाँ पे देखने को मिलता है, वहाँ पे भी इनकी संख्या पाई जाती है। और साथ ही यहाँ पे सेंट्रल एशियन माउंटेन्स में पाए जाते हैं, जो रीजन है स्पेशली कजाकिस्तान, अफगानिस्तान इन द वेस्ट एंड वेस्टर्न टू चाइना, मंगोलिया इन द ईस्ट। ओकेजनली देखें तो माइग्रेट होके आते हैं नॉर्दर्न इंडिया में। माइग्रेशन यूजली ओनली अकर ऑल्टीट्यूड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा ये कहाँ पे पाए जाते हैं, माउंटेन वाले एरिया में पाए जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें वल्चर्स की, तो 22 स्पीसीज पाई जाती हैं कैरियन ईटिंग बर्ड्स की, प्रीडोमिनेंटली ट्रॉपिक एंड सब ट्रॉपिकल एरिया में। इंपॉर्टेंट फंक्शन इनका क्या है कि नेचर गार्बेज कलेक्टर हैं ये, ठीक है, इन्वायरमेंट को क्लीन करने का काम करते हैं। हमारी कंट्री की बात करें तो हमारी कंट्री में टोटल 9 स्पीसीज पाई जाती हैं वल्चर की, ठीक है। वाइट बैक, लॉन्ग बिग, सिलेंडर बिल्ड, हिमालयन, रेड यहाँ पे हेडेड एंड यहाँ पे बात की जा रही इजिप्टियन, ब्रीडेड, सैनुरस एंड यूरेशियन ग्रिफोन। मोस्ट जो 9 स्पीसीज है ये काफ़ी सारा डेंजर कर आज के टाइम में डेंजर फेस कर रही है, ठीक है। तो एक्सटेंटेंट यहाँ पे चीज़ें देखने को मिलती हैं। ब्रीडेड लॉन्ग ब्लेड जो हैं ये सारी जो स्पीसीज पाई जाती हैं, शेड्यूल फर्स्ट में इसको रखा गया है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत, और शेड्यूल सिक्स में भी रखा गया है एज ए प्रोटेक्टेड। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। थ्रेटन की बात करें तो पॉइजनिंग के कारण काफ़ी ज़्यादा जो है इनकी जाने जा रही है, क्योंकि मेडिसिन और लाइफ स्टॉक, ठीक है, जो मेडिसिन जो दी जाती है लाइफ स्टॉक को उसके कारण, क्लियर। तो इस डाइक्लोफेनिक बोला गया है पॉइजनिंग जो है। तो काफ़ी ज़्यादा नेचुरल हैबिटेट्स जो हैं इनके, उसका भी लॉस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, क्लियर। तो उसकी वजह से भी ये एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज़ रहती है, तो उनके कारण भी इनकी संख्या जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो रही है, क्लियर। कंटेमिनेटेड फूड जो ये खाते हैं उसकी वजह से भी, और जो इलेक्ट्रिकल जो वायर्स रहती हैं, करंट लगने से भी इनकी जानें जो है आज के टाइम में जा रही हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करें तो कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या क्या लिए गए हैं हमारी कंट्री के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा वल्चर एक्शन प्लान 2020 से लेके 2025 तक लॉन्च किया गया था प्लान, ताकि हम कंजर्व कर सके, बचा सके वल्चर्स को हमारी कंट्री में। इसके अलावा यहाँ पे स्टडी की गई कि डेथ किस कारण हो रही है वल्चर्स की हमारी कंट्री में। तो उससे रिलेटेड यहाँ पे वल्चर केयर सेंटर सेटअप किया गया पिंजौर हरियाणा में 2001 में। फिर 2004 में यहाँ पे वल्चर केयर सेंटर को अपग्रेड किया गया और फर्स्ट वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर बनाया गया हमारी कंट्री में। आज के टाइम में 9 वल्चर कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर्स हैं अक्रॉस द कंट्री, जो डायरेक्टली यहाँ पे एडमिनिस्टर किया जाता है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के द्वारा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। उसके अलावा यहाँ पे बात करें इंटरनेशनल लेवल पे सेव करके, यहाँ पे एक जो है कंजर्वेशन चीज़ें यहाँ पे चलाएगी। सेव की फुल फॉर्म है सेविंग एशियाज वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन। तो कंसोर्टियम लाइक माइंडेड रीजनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे क्रिएट किया गया कि कैसे कंजर्व करना है, कैसे कैंपेन लेके आने हैं। स्पेशली एक्टिविटीज़ जो देखने को मिलती है साउथ एशियाज वल्चर जो है आज के टाइम में डेंजर फेस कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है कि 3 क्रिटिकली इंपॉर्टेंट जो स्पीसीज़ हैं जो आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा डेंजरस जो चीज़ें हैं वो फेस कर रही हैं, तो सिंगल प्रोग्राम इसके थ्रू लाया गया। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। उसके अलावा यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी 9 स्पीसीज़ हमारी कंट्री में पाई जाती हैं, तो ये आप लोगों के सामने है। तो एक बार ये ज़रूर सारी जो है एक बार अपनी नज़र में से निकालिएगा, ताकि कोई भी प्रॉब्लम आपको देखने को ना मिले। तो यहाँ पे बात की जा रही है हमारी कंट्री में, तो असम वाले रीजन में भी जो है
यहाँ पे वल्चर्स पाए जाते हैं। तो असम की यहाँ पे देखें तो कौन कौन सी स्टेट बाउंड्री टच करती है, वो है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पे मेघालय है, वेस्ट बंगाल और भूटान इंटरनेशनल। और यहाँ पे देखें तो बांग्लादेश भी जो है इंटरनेशनल बाउंड्री टच करती है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है हाल ही में ही, किसको, नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा जो है टोक्यो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है। नीरज चोपड़ा के द्वारा यहाँ पे क्लेम किया गया, स्पेशली जो स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर अवार्ड मेल की कैटेगरी में। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मीराबाई चानू को, जो वेट लिफ्टर है, तो इनके द्वारा टोक्यो ओलंपिक में, समर ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता गया था। तो इनके द्वारा स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल कैटेगरी में इनको अवार्ड दिया गया है। उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अवनी लखेरा को पैरा एथलेटिक ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया है फीमेल कैटेगरी में। उसके अलावा यहाँ पे देखें तो इंडियन हॉकी के टीम कैप्टन अजीत पाल सिंह, तो इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया है। अजीत पाल सिंह जो रहे 2 ओलंपिक ब्रोंज मेडल इनके द्वारा जीते गए थे, क्लियर, 1972 में मुनिच गेम्स में। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बात करें, यहाँ पे सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला यहाँ पे ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो गवर्नर ऑफ हरियाणा बंडारू दत्तात्रेय और चीफ मिनिस्टर हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, इनके द्वारा भी हाल ही में ही इनोग्रेट किया गया है 35th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड फेमस सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला, जो हरियाणा फरीदाबाद में होने जा रहा है। ठीक है, तो डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है, ये हरियाणा में है, याद रखिएगा। तो ऑर्गेनाइज ये करवाया जा रहा है ज्वाइंटली सूरज कुंड मेला अथॉरिटी एंड हरियाणा टूरिज्म इन कोलैबोरेशन। ये इतना नहीं पूछेंगे एग्जाम में, बट हाँ होगा कहाँ पे, सूरज कुंड कहाँ पे है, कौन सा मेला है, कौन से स्टेट में है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, मिनिस्ट्री यहाँ पे पूछी जा सकती है कि मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म एंड टेक्सटाइल कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा ये जो है कोलैबोरेशन ज्वाइंटली यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाया गया है। 2022 में इसकी थीम जो रही है, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर एंड उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान जो है ये पार्टनर नेशन रहा। तो ये याद रखना आप लोगों को। और फर्स्ट ऑर्गेनाइज कब करवाया गया था इस मेले को, 1987 में इसको फर्स्टली ऑर्गेनाइज करवाया गया था। तो थीम आप लोगों ने याद रखनी है, पार्टनर नेशन कौन सा है, उज्बेकिस्तान। हो कहाँ पे रहा है सूरज कुंड, है कहाँ पे, ये हरियाणा में। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। अभी हाल में न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के द्वारा अभी 83rd रेजिंग डे जो है ये सेलिब्रेट किया गया है। तो फर्स्ट टाइम ऐसा देखने को मिला है। पहले तो दिल्ली में ये सेलिब्रेट करते थे, अब दिल्ली से बाहर, नेशनल कैपिटल टेरिटरी से बाहर जम्मू में ये सेलिब्रेट किया गया है। तो 19 मार्च 2022 में सेरेमोनियल फेवर देखने को मिला। 83rd राइजिंग डे परेड हुई कहाँ पे, मौलाना आज़ाद स्टेडियम जम्मू में। तो फर्स्ट टाइम ये देखने को मिला कि सीआरपीएफ के द्वारा सेलिब्रेट किया गया राइजिंग डे आउटसाइड द नेशनल कैपिटल। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा यहाँ पे सल्यूट एट द परेड यहाँ पे देखने को मिला। उसके अलावा गैलेंट्री मेडल्स, ट्रॉफीज दी गई जो जवान शहीद हो गए थे। क्लियर, आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। उसके अलावा यहाँ पे बात करें हिस्ट्री क्या है सीआरपीएफ की। सीआरपीएफ की बात करें तो जुलाई 27 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के तौर पे इस्टेब्लिशमेंट किया गया। उसके अलावा रीनेम किया गया 1949 में 28 दिसंबर एज अ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पर्टिकुलर एक्ट के तहत। 19 मार्च 1950 में यहाँ पे होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा यहाँ पे प्रेजेंट किया गया प्रेसिडेंशियल कलर सीआरपीएफ के लिए, जो काफ़ी ज़्यादा कमेंडेबल सर्विसेज के लिए यहाँ पे जो है ये सारी चीज़ें अलॉट की गई होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा। फिर यहाँ पे राइजिंग डे स्टार्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। तो कंफ्यूज नहीं होना है, 27 जुलाई को भी हम राइजिंग डे सेलिब्रेट करते हैं। क्लियर, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है एशियन बिलियर्ड टाइटल। बिलियर्ड गेम क्या होती है, पहले तो ये कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। तो ये जो इस प्रकार की गेम रहती है डेट इज़ बिलियर्ड। तो बिलियर्ड गेम में यहाँ पे जो है एशियन बिलियर्ड टाइटल किसको मिला है, हमारे कंट्री के इंडियन क्यूएस पंकज अडवाणी जो हैं, इनके द्वारा डिफीट किया गया ध्रुव सितवाला को, और जीता गया इनका 8th जो टाइटल है 19th एशियन 100 यूपी बिलियर्ड चैंपियनशिप जो रहा 2022 का।
तो ये चैम्पियनशिप हो कहाँ पे रही थी, ये दोहा कतर में हो रही थी। ऑल ओवर अडवानीज के पास 24th इंटरनेशनल टाइटल है और 8th एशियन क्राउन्स हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा पंकज अडवाणी कौन से गेम से रिलेटेड है, तो वो है बिलियर्ड्स। अगर बात करें कतर, कतर की कैपिटल है दोहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन सी कंट्री के बॉर्डर टच करते हैं कतर को। ये है यूएई, ठीक है, तो ये है बहरीन, क्लियर, ये सऊदी अरबिया, तो ये आप याद रख सकते हैं। ये है कौन सा सी है, पर्शियन गल्फ है, और ये है अरेबियन सी। अरेबियन सी और पर्शियन गल्फ को यहाँ पे जो है जोड़ने वाला जो स्ट्रेट रहता है वो कौन सा स्ट्रेट है, ये आप लोगों को बताना है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सेशन। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो मैंने डिस्कस की हैं आज के लेक्चर में। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।